ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर देखना शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का। मैंने आई होप कि फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट थे सरफेस केमिस्ट्री को उसको हमने डिस्कस कर लिया था। लाइट के एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। उसके बाद हमने ये देख लिया था कि एड्सॉर्प्शन के होने का मेन मोटो क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। और एक पॉइंट हमने देख लिया था कि थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होते हैं। तो मैंने आपको वहां पे एक चीज मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के केस में अगर आप पिछला लेक्चर रिव्यू करोगे तो स्टार्टिंग के केस में डेल्टा एच आपको इनिशियली मोर नेगेटिव होता है। तो इसलिए आपको एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो होते हैं बेसिकली वो आपका एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपको एक बेसिक फंडा अभी तक हमने आपको बताया था। अब हमारा जो आज का मेन जो लेक्चर कवर करना है, जो टॉपिक मुझे कवर करना है, दैट इज ये आपका है कि टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन अगर आपको बताना शुरू करूं, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन सॉरी, ठीक है, तो बेसिकली आपको जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन यहाँ पे आपको डिफाइंड होते हैं, डिफरेंट टाइप जो एड्सॉर्प्शन आपके डिफाइंड होते हैं, ये बेसिकली अलग या फिर डिफरेंशिएट होते हैं। जैसे होता है ना कि अब यार कुछ तो फंडामेंटल बेसिस होगा जिसके बेसिस पे एड्सॉर्प्शन को अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम लोग जो टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द type of based on the type of attraction force, type of attraction force between adsorbate and adsorbent। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब ये हुआ कि इस केस में हम जो अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ जो एड्सॉर्प्शन पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं कि बेस्ड ऑन कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में किस तरह का अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये अट्रैक्शन फोर्स किस तरह के हो सकते हैं, जैसे आपको पता है कि कुछ अट्रैक्शन फोर्स हो सकते हैं वंडर वाल अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, कुछ अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत सारी तरह के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। तो आपको बेसिकली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, आपको एड्सॉर्प्शन को हम लोग दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो हमारा टाइप होता है इसका क्लासिफाई करने का, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा हमारा जो एड्सॉर्प्शन होता है, ये हमारा कौन सा होता है? दैट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। दूसरा हमारा एड्सॉर्प्शन कौन सा होता है? दैट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन, हमारा सेकंड तरह का एड्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं, बिल्कुल डिटेल में इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसके यानी अब आपको बेसिकली बता दिया। तो देखो पहला जो एड्सॉर्प्शन आपको फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, मैंने आपको बताया कि इस दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला मेन रीजन क्या होता है? एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में टाइप ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अगर आपको वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा, मतलब उस केस पे जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगा ना, वो कैसा प्रोसेस होगा? आपको वो आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस कहलाते हुए नजर आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक वांडरवाल फोर्स के थ्रू अगर ये प्रोसेस हो रहा होगा ना, तो उसको हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन का नाम देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि इस केस में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, जो कि अभी मैं समझाते हुए भी नजर आऊंगा कि इन दिस केस में क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड is formed between adsorbate and adsorbent। ठीक है, ये आप सिंपल सा बोल सकते हैं। तो आपको बेसिकली इस दोनों के बीच में अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया कि अगर आपको दोनों के बीच में अगर वीक वांडरवाल फोर्स होगा तो आपका ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर इसी दोनों कंपोनेंट के बीच में अगर कोई बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, तो ऐसे एड्सॉर्प्शन को हम लोग किसका नाम देते हैं? केमिकल एड्सॉर्प्शन। बड़ा सिंपल सा चीज है। अब दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देख सकते हैं एक चीज और, कि आपको पता है कि अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो गया, चूंकि आपको एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड या फिर कोई हार्ड अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो वहां पे जो आपको डेल्टा एच
दैट इज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो आपको निकल रहा होगा ना, वो आपको क्या होगा, कम होगा। यहां तक सही ना? दैट इज इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो आपके यहां पे हो रहे होंगे, इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, यहाँ पे लो हो रहा होगा। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसको हम लोग, इसका वैल्यू क्या हो रहा है इस केस में, लो। शायद आप ये भी समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि आपको वीक अट्रैक्शन फोर्स दोनों कंपोनेंट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां से जो हीट भी रिलीज होगा ना, अब हीट क्यों रिलीज होता है इसका आपको आइडिया मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया था। तो हीट जो रिलीज होगा ना, वो भी क्या होगा, आपका कम होगा। लेकिन चूंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है बिटवीन टू सब्सटेंस, तो उस केस में डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगा ना, उसका वैल्यू क्या होगा, आपको हाई होगा। अच्छा, एक चीज तो मैंने आपको क्लियरली स्पेसिफाई पहले ही कर दिया था कि दोनों केस में आपको डेल्टा एच जो होता है ना, वो आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखना कि डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो इसका वैल्यू होता है ना, उसका वैल्यू 20 to 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। आपको वैल्यू याद नहीं रखना है, एक रफ आइडिया लगाना है। लेकिन आपको केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है, वो होता है अराउंड 80 to 240 किलो जूल पर मोल के आसपास इसका वैल्यू होता हुआ आपको नजर आता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक इस दोनों के बारे में एक दो पॉइंट ये चीज ध्यान रखोगे तो ये आपके लिए काफी सही। अब देखो तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है ना, तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, बड़ा सिंपल से पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे। तीसरा पॉइंट यहाँ क्या होता है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में आगे की बात बता दूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको एक चीज देखना है कि पहले मैं इसको समझा दे रहा हूं कि मान के चलो कि आपका ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है ये सॉलिड के सरफेस पे। पहले आप इसको ध्यान से सुन लेना और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट सीखना है आप उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो अगर ये आपका सॉलिड सब्सटेंस है, अगर यहाँ पे ये आपका सॉलिड सब्सटेंस है, तो आपको पता है कि इसमें अगर कोई सब्सटेंस आके अट्रैक्ट होगा ना, तो थ्रू वीक वंडर वाल फोर्स अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन का केस है ना। तो अब अगर मान के चलो कि ये सब्सटेंस आके एब्जॉर्ब हो गया, बिल्कुल सही, आके एब्जॉर्ब हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है आपको, और ऐसा होता ही है इनफैक्ट, कि इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन ना, आपको वहां पे मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब क्या है ना कि अगर इसके सरफेस के ऊपर एक सब्सटेंस बैठ गया, तो ऐसा तो नहीं था कि इस सरफेस पे जो सब्सटेंस था उसका रेसिडुअल फोर्स जो नॉन जीरो था, ऐसा तो नहीं कि दूसरा सब्सटेंस के बैठने से ही उसका रेसिडुअल फोर्स जीरो हो गया, ऐसा नहीं ना। तो ऑब्वियस है कि अभी भी कुछ रेसिडुअल फोर्स वर्क कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, अपने ऊपर एक लेयर बैठाएगा, उसके ऊपर भी एक लेयर बैठाते हुए चलेगा, तब तक चलते रहेगा जब तक कि उसका रेसिडुअल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो हम लोग एक सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है ना, वो आपका एक मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन होता है। वो कैसा एड्सॉर्प्शन होता है आपका, एक मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन होता हुआ नजर आता है, ठीक है। लेकिन आपको जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है ना, वो हमेशा और हमेशा कैसा होगा, आपका एक यूनिलेयर एड्सॉर्प्शन शो करता हुआ आपको नजर आएगा। शायद इसके पीछे का रीजन भी समझ पा रहे होगे कि मान के चलो कि अगर आपका ये सब्सटेंस है, अगर ये आपका सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, तो अगर मैं इसके ऊपर बोलूं कि ये मैंने एक इसके ऊपर एक केमिकल एड्सॉर्प्शन इस सब्सटेंस का हो गया, बड़ा ध्यान से सुनना, केमिकल एड्सॉर्प्शन इस सब्सटेंस का हो गया, मतलब क्या होगा ना कि ये ब्लू वाला जो पार्ट है, ये ब्लैक वाले पार्ट से क्या होगा, एक केमिकल बॉन्ड बना लिया होगा। अब केमिकल बॉन्ड बना ही लिया होगा, तो ऑब्वियस है इसके ऊपर आपको वो किसी भी पार्टिकल जो उसके पास आ रहे हैं उसको एंटरटेन करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको जितना बॉन्ड बनाता था उसने क्या किया, उसको ऑलरेडी बना लिया है। तो आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी केमिकल एड्सॉर्प्शन आपके हो रहे हैं ना, वो आपके कैसे होते हैं, आपके दैट इज ये यूनी लेयर आपके एड्सॉर्प्शन शो करते हुए नजर आते हैं, सही ना। अब एक और, अब इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस क्या देख सकते हो, देखो आपको डिफरेंस रटना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि दोनों में क्या क्या कॉमन डिफरेंस हो रहे हैं, बस इसको सिर्फ ध्यान से एक बार समझना है, आपको ज्यादा इसमें कुछ मगअप करने की चीज नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो एक, अब आपको क्या ध्यान रखना है ना कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है ना, वो नेचर में कैसे होते हैं, आपके रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। वो कैसे होते हैं नेचर में, रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन जो आपके केमिकल एड्सॉर्प्शन होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। वो नेचर में कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं,
सही ना। मतलब क्या हो ना, अब इसको आराम से हम लोग देख लें और समझ में आ भी जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो आपको पता है कि इस केस में ये अगर डायग्राम ए में बोलूं और ये डायग्राम मेरा बी है, तो एक चीज तो आपको आइडिया लग ही गया कि डायग्राम ए फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। और इस केस में आपको पता है कि इस दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कौन सा है, वीक वान डेर वाल्स फोर्स है, ठीक है, वान डेर वाल्स फोर्स है। और अगर वान डेर वाल्स फोर्स नेचर वीक होता है, तो अगर आपको कभी भी हो पाया ऐसा, अगर पॉसिबल हो सकता है कि वहां से आपके जो सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब होंगे वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, आपको हट सकते हैं, हटेंगे फिर से एब्जॉर्प्शन होगा, फिर से कलेक्ट होंगे, फिर से हटेंगे, फिर से कलेक्ट हो जाएंगे। यानी ये आपको प्रोसेस कैसा होता हुआ नजर आएगा, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन चूंकि आपको केमिकल एड्सॉर्प्शन में इन दोनों के बीच में आपको एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसको ना बार बार हटा पाना बड़ा एक मुश्किल काम होगा, इसको हटा पाना एक बड़ा मुश्किल काम होगा। और ऑब्वियस हम लोग जनरली एज्यूम करके यहाँ पे चलते हैं कि ये नेचर में कैसे आपके दैट इज इरिवर्सिबल होते हैं, सही ना, ठीक है। अब देखो पांचवा डिफरेंस जो इस दोनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी कि जैसे जैसे मैं पहले लिख दे रहा हूं, फिर इसके बाद इसको क्लासिफाई कर दूंगा, समझा भी दूंगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे ना, आपको फिजिकल एड्सॉर्प्शन का वैल्यू क्या होता हुआ नजर आएगा, डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और इसको हम लोग एक सिंपल डायग्राम से समझते भी हैं, और इस डायग्राम को तो आज हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आपका अगर x बाई एम है, और अगर ये बोला जाए आपको, मान के चलो कि ये टेम्परेचर है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है, तो इसको जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते आता है ना, आपको एड्सॉर्प्शन का वैल्यू दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन का वैल्यू क्या होता है आपका, डिक्रीज होते जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ सर यहाँ पे x बाई एम क्या है, तो आज के ही लेक्चर मेरे ख्याल से x बाई एम का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंसली आप लोग इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है ना, एक बड़ा ट्विस्ट देखने को आता है, ठीक है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या देखने को आता है, और मैं इसको पहले ग्राफ अगर बना दूं तो आप खुद ही इसको डिपिक्ट कर पाओगे इसमें क्या कहानी देखने को आता है। ये अगर x बाई एम बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है ना, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब अगर ज्यादा क्वांटिटी या ज्यादा सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ होगा तो x बाई एम का वैल्यू भी क्या रहेगा, ज्यादा। अगर कम सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ होगा ना, तो आपको x बाई एम का वैल्यू भी क्या होता है, कम। तो x बाई एम बेसिकली होता क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब ऑन अ गिवन एब्जॉर्बेंट। अब ये क्या होता है, इसको मैं समझा दूंगा थोड़ी देर बाद, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो आपको केमिकल एड्सॉर्प्शन की कहानी क्या चलती है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर के वेरिएशन देखोगे, स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा, एक मैक्सिमम पीक पे पहुंचेगा, और उसके बाद आपको एड्सॉर्प्शन का वैल्यू क्या होता हुआ नजर आएगा, डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो कभी कभी बुक में लिखा भी जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ता है। उससे गलती से ज्यादा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर वहां पे आपको एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट जो देखने में आएगा, उसका वैल्यू आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, सही ना। चलिए छठवां, आपको इस दोनों में कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको तो ये आइडिया है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में किस तरह का फोर्स वर्क करता है, वीक वान डेर वाल्स फोर्स ना। क्या वीक वान डेर वाल्स फोर्स, क्या आपको एक चीज तो पता है कि ये आपका एक यूनिवर्सल फोर्स जैसा होता है ना, मतलब ये किसी का शक्ल सूरत देख के एक्ट नहीं करता है, नहीं करता है। तो आपको जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है ना, वो जनरली नेचर में कैसे होते हैं, नॉट स्पेसिफिक होते हैं, वो आपके स्पेसिफिक नेचर के नहीं होते हैं। मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये है कि अगर ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस है, अगर इसके ऊपर यहां पे ये अगर ऊपर में कोई सब्सटेंस आया, तो ये सारे के सारे सब्सटेंस को अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या करते हैं, अपने अंदर खींचेंगे। ये कभी डिस्टिंग्विश नहीं करेगा कि जो सब्सटेंस को खींच रहा है उसका बिहेवियर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका कोई साइज है या नहीं, उसका कोई चार्ज है या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स होता है ना, वो बेसिकली सबके ऊपर यूनिफॉर्मली एक्ट करता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल फोर्स जैसा भी हम लोग बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो कभी गोरा काला देख के एक्ट होता है क्या,
कभी नहीं ना। तो उसी तरह से जो आपके वंडर वाल फोर्स होते हैं ना, ये हर पार्टिकल का टेंडेंसी होता है सिर्फ उसको अट्रैक्ट करे, वो उसके नेचर पे बेसिस पे कभी एक दूसरे को अलग नहीं करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन ना स्पेसिफिक नहीं होता है, वो किसी को भी सब्सटेंस को अपने सरफेस के ऊपर क्या कर सकता है, एड्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन आप शायद समझ पा रहे हो केमिकल एड्सॉर्प्शन तभी हो पाएगा जबकि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनने में कैपेबल होगा। अगर कोई सब्सटेंस दोनों दैट इज एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट अगर केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाएगा तो वहां पे कभी भी केमिकल एड्सॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसा होता है आपको नेचर में, दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ये नेचर में कैसा होता है, आपको स्पेसिफिक इन नेचर होता हुआ आपको नजर आता है। सही ना। तो इतना सा ये सब बातें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको स्पेसिफिक बोलने का मतलब क्या है और नॉन स्पेसिफिक बोलने का मतलब क्या है। थोड़ा सा ये सब आइडियाज ना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके बाद ना कुछ ऐसे दोनों में कॉमन पॉइंट्स है ना जो कि दोनों में आपके लगभग सेम चीज फॉलो होता हुआ नजर आता है। क्या नजर होता है कि जैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी ना आपके नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड होता हुआ नजर आता है। मतलब क्या है ना, अच्छा मैंने आपको स्टार्टिंग से एक कहानी में बता रहा हूं कि हम लोग एड्सॉर्प्शन जो भी पढ़ रहे हैं ना, हम लोग ये एज्यूम कर रहे होंगे कि एड्सॉर्बेट जो होगा वो हमारा बेसिकली एड्सॉर्बेट जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो गैसेस होगा। और एड्सॉर्बेंट जो होगा मतलब जिस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो हमेशा क्या होगा, सॉलिड। ये आपको मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था, थोड़ा सा उसको ध्यान रखना कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मान के चल रहे हैं कि एड्सॉर्बेट सब्सटेंस जो होगा वो गैस है और एड्सॉर्बेंट जो होगा वो हमारा कैसा है, सॉलिड है। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे क्या है ना कि जो आपके इजिली लिक्विफाइबल गैस है, इजिली लिक्विफाइबल गैस, मेरे ख्याल से ये नाम आपने पढ़ा है, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा। तो अगर कोई गैस इजिली लिक्विफाई हो सकता है तो आप बोल सकते हो कि वो इजिली एड्सॉर्ब भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, आपको इजिली एड्सॉर्ब भी हो सकता है। लेकिन आपको नॉन इजिली लिक्विफाइबल गैस होंगे वो आपको सरफेस पे एड्सॉर्ब नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा आप 12th में पहुंच चुके हो तो आप केमिस्ट्री में दिमाग लगाओगे तो ये वर्ड को आप इजिली समझ सकते हो, ठीक है। वहीं पे अगर आप इसका देखोगे केमिकल एड्सॉर्प्शन में इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। मतलब क्या है ना कि अब तुम मान के चलो कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर सॉलिड सब्सटेंस है, कोई गैस अगर इस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर पाया मतलब वो केमिकल बॉन्ड बना पाया तो इसका मतलब वहां पे केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। अगर कोई गैस आ जाए वो इस सरफेस जो सॉलिड सब्सटेंस है इसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाया, इसके साथ आपको कोई बॉन्ड ही नहीं बना पाया मान के चलो, ठीक है, इसका मतलब वो केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं शो करेगा। मतलब यहां पे ये है कि इस केस में क्या शो करना है कि गैस कैन रिएक्ट विथ एड्सॉर्बेंट। अगर गैस आपके एड्सॉर्बेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है मतलब वो केमिकल एड्सॉर्प्शन शो करने में आपके कैपेबल हो सकते हैं। अब इसके बाद एक कॉमन आपको पॉइंट आता है इस दोनों में जो कि कॉमन ही है कि आपको जो एड्सॉर्बेंट है ना, एड्सॉर्बेंट जो है ना, इसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा आपको फिजिकल एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, मतलब इसको आप समझ सकते हो ना कि अगर आप ये चीज आप ध्यान रखना, कभी कभी ये भी बोला भी जाता है कि अगर आपके पास मान के चलो एक समतल सॉलिड रहे, एकदम बिल्कुल फ्लैट सॉलिड, ठीक है, और दूसरा आपने सॉलिड लिया जिसके ऊपर में बिल्कुल रफ सरफेस रहे, उसका मतलब रुखड़ा सरफेस बोल सकते हो। तो आप देखोगे ना कि जो रुखड़ा सरफेस वाला सॉलिड होगा ना उसका सरफेस एरिया क्या है आपका, ज्यादा है एज कंपेयर टू बिल्कुल भी हार्ड एंड क्लीन सॉलिड है। जैसे मान के चलो एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, आप एक पत्थर ले लिए और उसी साइज का ना आप मार्बल ले लो, तो आप देखोगे ना कि मार्बल का सरफेस क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल एकदम स्मूथ है। लेकिन पत्थर अगर आप देखोगे ना उसका सरफेस कैसा होता है, रब होता है, रुखड़ा होता है ना, ऊपर नीचे होता है। तो आपको अगर दोनों का आप गौर करोगे ना तो
आपका जो पत्थर का केस होता है दैट इज आयरन, आपका जो आयरन बोल रहा हूँ रॉक जो है आपको, या फिर जो आपको कोई भी ईट का एग्जांपल ले लो, ईट जो ले रहे हो ना, तो उसका जो इफेक्टिव सरफेस एरिया है ना, उसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है। क्योंकि देखो बात ये होता है कि जितना रफ सरफेस रहेगा ना, रफ सरफेस जितना रहेगा एक्चुअली में उसका सरफेस एरिया आपको उतना ही आप बढ़ा रहे हो रफली, ठीक है। और बजाय थे जैसे ये आपका मोबाइल है, अगर तुम इसके सरफेस को देखोगे ना और इसके सरफेस देखोगे बिल्कुल स्मूथ है, तो इसका सरफेस एरिया जो भी है वो ठीक है। लेकिन आप इसी की जगह सेम साइज का अगर आप पत्थर लेते आओगे ना, क्योंकि इसका सरफेस रब है, तो इसका इफेक्टिव सरफेस एरिया क्या है आपका ना, ज्यादा है। तो आपको जब जब भी सरफेस एरिया आपको ज्यादा रहेगा तो वहां पे एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस भी क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। तो ये बात आपको इसके लिए वैलिड होता है, कहा गया ये पॉइंट इस केस में भी आप लिख सकते हो, एक पॉइंट इसमें कि जैसे जैसे एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया आपको इंक्रीज करेगा, आपको केमिकल एड्सॉर्प्शन का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतनी सी बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी थी, इसमें बहुत ज्यादा आपको रटने उठने की जरूरत आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी, सही ना। तो इतना सा ध्यान रखना कि आखिर टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या था, मैं जल्दी से रिकॉल कर दे रहा हूँ। टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, इसके दो तरह के एड्सॉर्प्शन थे। अब इसमें डिफरेंस क्या था, सिंपल सा डिफरेंस, कुछ कुछ बात ध्यान रखना, जैसे कि आपके इस दोनों तरह के एड्सॉर्प्शन होने के पीछे का फैक्टर क्या था, कि आखिर उसमें किस तरह का फोर्स एक्ट कर रहा है। तो उसके बेसिस पे हमने कुछ कुछ बातें देख ली, और आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार देख लोगे तो आपको ये इजीली याद होता हुआ नजर आएगा, सही ना। चलिए, अब अगर यहां तक हमने ये बात सीख लिया, अब हम लोग थोड़ा सा आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। दैट इज हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये हमारा है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये हमारा हेडिंग है, दैट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। अब एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की क्या कहानी होती है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और अगेन मैं बोल रहा हूं कि इस केस में हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, कितनी बार बोल चुका हूं, आपकी यही सिलेबस में पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए, अब इस टॉपिक को पढ़ने के पहले ना हम लोग को कुछ थोड़ा सा फंडामेंटल अपना जनरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैकबोन आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि पीछे क्या हुआ, इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको जानने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको एक टर्म यहाँ पे सीखने की जरूरत है, दैट इज एक्स बाई एम। शायद आपको मैंने अभी बताया था पिछले 10-15 मिनट पहले इसकी मुझे जरूरत पड़ी थी, ठीक है। तो x बाई एम का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग थ्योरेटिकली बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसको हम लोग किस नाम से डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, सही है। तो इसको हम लोग बेसिकली, चलो ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, अगर मैं क्लियरली देखना शुरू करूं तो आपको कहीं बोला जाए कि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हुआ है, इसका मतलब मैं x बाई एम की बात कर रहा हूं। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड। बहुत सिंपल सवाल कि आपके यूनिट मास ऑफ सॉलिड के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, x बाई एम से। यानी अगर मैं बोलूं कि x बाई एम अगर निकाल रहे हैं तो ये x क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब। और ये आपको m क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, या फिर हम लोग एड्सॉर्बेंट भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको आइडिया है कि दोनों एक्चुअली में एक ही चीज है, सही ना। तो मेरे ख्याल से आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ना आपको ये बेसिक फंडामेंटल की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या है एक्स बाई एम, पहले मैं इसी के बारे में आपको डिस्कस करना शुरू किया, सही ना। अब देखो बेसिकली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या पढ़ना होता है, मैं आपको नीचे लिख दे रहा हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या पढ़ना होता है, आपको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो हमारा हेडिंग था, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया देता हूं। बेसिकली इस केस में हम लोग पढ़ते हैं, बेसिकली पढ़ते हैं कि वेरिएशन ऑफ गैस एड्सॉर्ब
विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। मतलब क्या है ना कि बेसिकली ये जो आपका एक टर्म है ना एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये x बाय m और प्रेशर के बीच में आपको एक रिलेशन देता है। x बाय n और प्रेशर के बीच में क्या होता है, एक सिंपल आपको रिलेशन देता है। मतलब ये क्या बोलता है, अभी मैं एक एक करके बताऊंगा इसको, पहले मैं चलो मैं एक एक करके इसको समझा ही देता हूं। ये क्या होता है बेसिकली, इट गिव्स द amount of gas adsorbed by the adsorbent with respect to pressure at constant टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, मतलब ये x बाय m और p के बीच में एक आपको आइडिया देता है, एक रिलेशन देता है, ठीक है। कंडीशन रहना चाहिए कि वहां पे आपको टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपको कांस्टेंट होना चाहिए। और शायद आपको नाम से भी दिख रहा होगा आइसोथर्म है, मींस टेम्परेचर आपको कांस्टेंट होना ही चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो उसी के ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाला जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से बोलते हैं। सही ना। देखो अब ये क्या बोलता है ना, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरी आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मतलब दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। एक थे हमारे फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, शायद आपको नाम से देख के लग रहा होगा कि इसमें फ्रेंडलिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। और दूसरा हमारे पास एक जो और कॉन्सेप्ट आता है, एक अलग साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। मतलब क्या है ना कि इस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ग्राफ को दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। एक था फ्रेंडलिक साइंटिस्ट जो एक्सप्लेन किया, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और एक लैंगमर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन किया, उसको हम लोग बोलते हैं लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये कहानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपको आइडिया लगेगा थोड़ा बहुत। तो हमारे पास सबसे पहला जो हेडिंग होता है दैट इज फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। आप लोग एक बार एनसीईआरटी देख लेना, स्पेलिंग जो भी थोड़ा सा गड़बड़ी होगा वो आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो फ्रेंडलिक आइसोथर्म क्या था, इन्होंने जो साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया ना, इस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म प्रोसेस को, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक रिलेशन दिया कि x बाय n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 बाय n एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। मतलब क्या है ना, इन्होंने एक आपको एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला ही बोल सकते हैं इसको। इन्होंने बोला कि अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर टू द पावर 1 बाय n। यहाँ पे n आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, अभी मैं बता रहा हूं इसके बारे में ये क्या है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं तो x बाय m का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इंटू पी टू द पावर 1 बाय n। देख सकते हैं इसको ना, जहां पे कि आपको साफ पता होगा कि क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अच्छा, ये जो आपका n का वैल्यू ना, इसका ध्यान रखना, इसका वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा हम लोग जनरली एज्यूम करके यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा आपको रटना नहीं ये फॉर्मूला, हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजन की इस पे 2-3 क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं सिंपल से फॉर्मूले पे, ठीक है। तो फ्रेंडली बेसिकली क्या था, इन्होंने बताया कि जैसे आपको कि अगर टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट रहेगा तो कोई भी गैस का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियस है, प्रेशर टू द पावर सम वैल्यू होता है 1 बाय n, सही ना।
तो अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने इसको ग्राफ के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन किया, ग्राफ के थ्रू भी इन्होंने बताने की इसको कोशिश की। ठीक है, तो पहले तो एक ग्राफ तो ढंग से बन जाए। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, मान के चलो कि ये आपके पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक ग्राफ है। ठीक है, तो ये अगर इन्होंने क्या बोला कि ये अगर x बाई एम है और ये हमारे पास क्या है, प्रेशर है। ऑब्वियस है, प्रेशर के साथ ही x बाई एम का वेरिएशन दिखते हैं। तो इन्होंने कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व किया। इन्होंने इस ग्राफ को देखा कि जैसे जैसे प्रेशर आपको इंक्रीज होता है ना, x बाई एम का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसको तो आपको सिंपल सिर्फ रीड करने के लिए आना चाहिए, आपको इसमें रटना उठना कुछ नहीं है। आपको अगर पेपर में कभी दे दिया तो ये ग्राफ बना के ही आपको देगा, या फिर आपको इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को यूज करवा देगा। उन्होंने क्या देखा ना कि ऑब्वियस है कि इस कर्व पे अगर मूव करोगे तो टेम्परेचर अगेन इस पूरे कर्व पे क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा इस पूरे एनालिसिस के पार्ट में, है ना। तो उन्होंने ये देखा एक एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एक्स बाई एम का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होते होते आपको दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है और बाद में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस कर्व को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये पार्ट था, ठीक है, दूसरा पार्ट इनका बोल सकता हूं कि मैं ये पार्ट था, और तीसरा पार्ट, ये पार्ट ए है, ये पार्ट आपका कौन सा है, बी है, और ये पार्ट हमारा कौन सा है, दैट इज सी है। ठीक है, 3 पार्ट हमारे। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या इसको बोला ना, पहले मैं देखो आपको ये बता रहा हूं कि ये ग्राफ को हमको रीड कैसे करना है। ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है पेपर, मान के चलो, ठीक है, और आपको एग्जाम में दिए ही रहेंगे ग्राफ, या फिर इसको सिंपल सा आपको रीड करने के लिए आना चाहिए। और इस ग्राफ को देख के आप क्या रीड कर पाओगे ना, जो आप सामने में देख के बोल भी सकते हो कि स्टार्टिंग के केस में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, एड्सॉर्प्शन का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बीच वाले फेज में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, एड्सॉर्प्शन का वैल्यू बढ़ तो रहा है लेकिन उतना सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ रहा है, शायद आप देख सकते हो। और पोर्शन सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, कि प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा ना तो आपको एड्सॉर्प्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या उसका वैल्यू चेंज होता हुआ नजर आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं ना हम लोग, यही चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेपरेट आउट करके। ठीक है, जैसे मान के चलो कि अगर मैं पोर्शन ए के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूं, तो आप अगर देखोगे कि पोर्शन ए को अगर हम लोग एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करें थोड़ा सा, तो अगर आप यहाँ पे गौर करोगे कि फॉर एग्जांपल कि अगर 1/n का वैल्यू गलती से 1 हो गया, 1/n का वैल्यू गलती से अगर 1 हो गया, तो इस केस में आपको x/m का वैल्यू क्या हो जाएगा, k into p हो जाएगा ना। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, प्रेशर के, है ना। तो इसका मतलब आप यहां से देख भी पा रहे होगे कि ये जो रीजन है, मैं अगर इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करूं, कि आप देख भी पा रहे हो कि ये रीजन ए वाला जो रीजन है ना, ये ऑलमोस्ट और ज्यादा इसको, ये आपको ग्राफ जो है ना इस रीजन का ऑलमोस्ट क्या है, आपको ये एक स्ट्रेट लाइन से आपको मैच होता हुआ आपको ये नजर आ रहा है। देख रहे हैं, बिल्कुल एक स्ट्रिप जैसा आपको ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना। तो ये कब, अगर हम लोग देखेंगे कि ये कब पॉसिबल हुआ, जबकि हमने 1/n का वैल्यू क्या एज्यूम कर लिया, आपको 1 एज्यूम कर लिया। और बोल रहा ना आपको ये सिर्फ रीड आउट करना है, आपको इसमें ज्यादा लगाना नहीं कि मैं एक ऐसा क्यों ले रहा हूं। मतलब ये है ना कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो फ्रेडरिक ने दिया, और एक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मेरे पास ग्राफ है। अब मैं चाह रहा हूं कि इस ग्राफ को इस फॉर्मूले से कैसे रिलेट कर पाऊं, ठीक है। और आपको यहां से फ्रेडरिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का कुछ ड्रॉबैक भी नजर आएगा, क्या होता है ना, मैं एक एक करके बताऊंगा। अच्छा, अगर मैं पोर्शन बी के बारे में आपको बताना शुरू करूं, तो आप एक चीज यहां पे समझ सकते हो कि अगर 1/n का वैल्यू 1 से 0 के बीच में अगर हुआ, तो आपको ये ना इस केस में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x/m इज इक्वल टू k इंटू p टू द पावर 1/n है, क्योंकि इसके बीच में कोई वैल्यू रहेगा। तो उस केस में ना ये कर्व ना एक फिक्स्ड कर्वेचर को फॉलो करता हुआ नजर आएगा।
कर्वेचर पता नहीं, एक फिक्स्ड ग्राफ को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। मतलब ये हुआ ना कि ये पिछले वाले जो स्ट्रेट वेरी कर रहा था ना, अब स्ट्रेट पे बजाय कोई अदर पाथ को फॉलो करेगा। तो यहां से ये बात क्लियर होता है कि पोर्शन बी के केस में हम लोग इस फॉर्मूले को इस ग्राफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर मेरा 1/m का वैल्यू 0 to 1 के बीच में हो गया ना, तो उस केस में मेरा x/m और p का वेरिएशन लीनियरली नहीं होगा, एक कोई समथिंग एक फिक्स्ड कर्वेचर को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। सही है ना? अच्छा, तीसरा क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पोर्शन सी के बारे में तुमको क्या यहाँ पे एक चीज देख के लग रहा है ना कि इस पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर प्रेशर आप कितना भी बढ़ाते जाओ ना, x/m का वैल्यू क्या हो रहा है? कांस्टेंट। मतलब ये हो गया, तुम शायद समझ में आओगे कि kx/m इक्वल टू k इंटू p टू द पावर 1/m है। अगर x/m को प्रेशर से कांस्टेंट करना है तो इसका मतलब मजबूरी में मुझे 1/m को क्या एज्यूम करना पड़ेगा भाई? बोलोगे n एज्यूम करना पड़ेगा ना। तो उस केस में x/m का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपको x/m का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये कर्व से तो आप एक्सप्लेन कर दे रहे हो कि हाँ अगर 1/n का वैल्यू 0 हो गया तो x/m कांस्टेंट हो गया, लेकिन उसके लिए आपको n का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? इंफिनिटी मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो यही कारण है ना कि फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है वो लो प्रेशर, दैट इज इस छोटे वाले प्रेशर और ये मीडियम प्रेशर वाले रीजन को तो इजीली एक्सप्लेन करता है, लेकिन हाई वाले प्रेशर के रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। आपको लग रहा होगा कि सर ये एक्सप्लेन तो कर तो रहा है कि अगर मैं 1/n का वैल्यू 0 पुट कर दिया, x/m का वैल्यू कांस्टेंट तो हो गया, लेकिन भाई अगर ऐसा हुआ तो n का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, आपका कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता। अब अगर वैल्यू कोई होगा ही नहीं, क्या वैल्यू होगा कुछ आप अगर क्लेरिफाई नहीं कर दे रहे हो, मतलब ये सेटिस्फैक्टरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सही ना? तो ये एक ड्रॉबैक लिखा आता है और इसी कारण लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट आता है कि फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म is not valid in high pressure region। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये कर्व को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, आपको रटने की जरूरत अगेन नहीं पड़ेगी और आप इसको इजीली बना लोगे। तो ये मतलब ये कर्व है, हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ते हैं, कर्व बनाते हैं, उसको चाहते हैं कि एक फॉर्मूला के थ्रू उसको जस्टिफाइड करें, तो वही हम लोग ने यहाँ पे करने की कोशिश की है। अब देखो यहाँ पे दो चीज कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत है जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कभी भी क्वेश्चन नीट या जेईई के लिए फेवरेट रहता है ये डोमेन, दैट इज मैथमेटिकल एनालिसिस। और ये मैथमेटिकल एनालिसिस किसका? अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडलिक के ही पढ़ रहे हैं, लैंगमर्स को अभी मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं, उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, तो x/m इक्वल टू k इंटू p टू द पावर क्या होता है? 1/n होता है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ मैथ्स लगाते हैं। मान के चलो अगर मैं इसको log बोथ साइड ले लिया, log मैंने बोथ साइड ले लिया, दैट इज k इंटू p टू द पावर 1/n ले लिया ना, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड क्या लिख सकता हूं? log x/m, और राइट हैंड साइड क्या लिख सकता हूं? 1/n log p प्लस log k। बहुत सिंपल सा मैथ्स है, आप इसको लगा के देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बोलूं, ऐसा करने के बाद अगर मैं बोलूं कि ये मान के चलो कि मैं एक यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं, किसके बीच में? ये आपका है log x/m और ये आपका ग्राफ है log p। तो आपको साफ दिख रहा है कि अगर ये y हो गया और ये x हो गया और ये c हो गया तो 100% ये m क्या हो जाएगा? इसका स्लोप। तो इस बेसिस पे अगर तुम देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जिसका इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? log के। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा आपको 1/n होता हुआ नजर आएगा। और इस ग्राफ को देख के ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको एक बार आप लोग बनाने की कोशिश करना, तो फिर आपको ये इजीली आपको सॉल्व करने में कैपेबल हो सकते हैं। सही है? तो चलो अब एक इसमें इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपको आज के लेक्चर का, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म।
कर्व, यहाँ पे कर्व भी लिख दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब क्या है ना, एकदम सिंपल सा ऑब्जर्व करना है इसको पॉइंट को, कि जैसे मान के चलो आपके पास एक ये ग्राफ में बना दिया, ये आपके पास मान के चलो ग्राफ है, दैट इज ये आपका फॉर एग्जांपल x/m है, ये आपका क्या है इधर से यहाँ तक ट्रेस है ना। अब यहाँ पे मैं तीन चीज बना रहा हूं, मान के चलो कि ये आपका एक किसी एक टेम्परेचर T1 के लिए आपका ये ग्राफ है। ऑब्वियस है इस कर्व पे कहीं भी मूव करोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये कर्व आइसोथर्म कर्व हो गया। अब मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूं, मान के चलो आपका एक और मैंने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का कुछ कर्व ऐसे बना के, ये मान के चलो टेम्परेचर T2 पे, और मैं एक तीसरा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व बना लिया, ये मान के चलो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व है, और ये टेम्परेचर आपका T3 पे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि आखिर इस T1, T2, T3 में क्या रिलेशन, सही ना, बड़ा सिंपल सा देख सकते हैं। तो आप इसमें एक चीज इजीली देख सकते हो कि अगर मैं गलती से फॉर एग्जांपल इस चीज को एनालिसिस करने के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि गलती से तुमने अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया कभी भी, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ये हम लोग बहुत बार पढ़े ना एनालिसिस करने के लिए, प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दो तो टेम्परेचर T1 पे मेरा एड्सॉर्प्शन का वैल्यू क्या होगा, दैट इज ये फर्स्ट एड्सॉर्प्शन होगा। अच्छा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर T2 पे मेरा एड्सॉर्प्शन का अमाउंट क्या होगा, ये 2 ओरिजिन से 2 के बीच में होगा। अगर टेम्परेचर ये 3 है तो इस समय मेरा एड्सॉर्प्शन का वैल्यू क्या होगा, दैट इज ये 3 होगा। तो शायद आप देख सकते हो कि आपको 1, 2, 3 में किसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा दिख रहा है, तो बोलोगे कि टेम्परेचर T1 के कोरस्पॉन्डिंग एड्सॉर्प्शन ज्यादा दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब एक चीज बताओ कि आप ये बता सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन का वैल्यू बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन का वैल्यू क्या होते जाएगा, आपको दैट इज डिक्रीज होते जाएगा। तो अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर T1 के कोरस्पॉन्डिंग चूंकि एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, इसका मतलब T1 का टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम। इससे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, T2 का। क्यों, क्योंकि T2 के कोरस्पॉन्डिंग जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो पहले वाले से क्या हो रहा है, कम। और सबसे कम अगर एड्सॉर्प्शन थर्ड वाले केस में हो रहा है, इसका मतलब T3 का टेम्परेचर क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आपको एड्सॉर्प्शन होते जा रहा है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होते जाता है, आपको डिक्रीज होता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, और आप इसको समझ भी सकते हो यार कि अगर T1 के कोरस्पॉन्डिंग एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, T2 के कोरस्पॉन्डिंग एड्सॉर्प्शन कम है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एड्सॉर्प्शन घट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि T1 से ज्यादा टेम्परेचर T2 का होगा, क्योंकि एड्सॉर्प्शन का अमाउंट कम हुआ है। उसी तरह से T2 से ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, T3 का। क्यों, क्योंकि एड्सॉर्प्शन का अमाउंट और कम हो गया है, ठीक है। आप शायद इसको रिलेट कर सकते हो यार, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस पार्टिकल जो एड्सॉर्ब होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो और दूर दूर भागना शुरू करेगा, मतलब एड्सॉर्प्शन का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं एड्सॉर्प्शन का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। और उस बेसिस पे आप ये कंक्लूजन को इजीली लिख सकते हो। मैं इसको लिख भी देता हूं कि एज द टेम्परेचर increases the extent of या फिर the amount of absorption decreases, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बोल भी रहा हो तो आप सुन भी रहोगे, हैंडराइटिंग भले ना समझ में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो आपका एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा। तो सबसे कम एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर T3 के कोरस्पॉन्डिंग हो रहा है ना, देख रहे हो, टेम्परेचर T3 के कोरस्पॉन्डिंग एड्सॉर्प्शन सिर्फ इतना ही हो रहा है, मतलब T3 का टेम्परेचर क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इतना सा ये आपको सेकंड लेक्चर था, बेसिकली आज हमने टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन और एक फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो आपके सिलेबस में उसको हमने पढ़ा, तो उसको हमने आज देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, उसको हम लोग एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ो, एक बार नोट्स तैयार कर लो, एनसीईआरटी को मस्ट आप लोग रीड आउट कर लो। बाकी इसके आगे हम लोग लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन किया, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।